हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारी पाइथन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी पाइथन सीरीज स्टार्ट होगी वो डेवऑप्स इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी फील्ड के लिए आप लर्न करना चाहते हो सभी के लिए ये सीरीज हेल्पफुल होने वाली है, राइट। तो आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये सीरीज किसके लिए हेल्पफुल होगी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, राइट। तो गाइज आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से पाइथन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं पाइथन है क्या, राइट। तो देखो अलग अलग लोग अलग अलग पर्पज से कॉल करते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं पाइथन इज मल्टीपर्पज एंड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोलते हैं पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। देखिए गाइज, आप लोग जो भी देख रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, सपोज एक कैलकुलेटर बनाया जा रहा है, एक वीएलसी मीडिया प्लेयर बनाया जा रहा है, कोई भी एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, उसके लिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। इसलिए पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है पाइथन इज मल्टीपर्पज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप डेवऑप्स के लिए पाइथन को यूज करना चाहते हैं तो आप डेवऑप्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। आप डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर लीजिए। आप एआई के लिए यूज करना चाहते हैं, एआई के लिए यूज कर लो। मशीन लर्निंग के लिए यूज करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज कर लीजिए, राइट। डेटा साइंस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डेटा साइंस के लिए यूज कर लीजिए। डेटा एनालिटिक्स के लिए आप यूज करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर लीजिए, राइट। तो पाइथन को जो है आप किसी भी फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी स्ट्रीम आपकी आती हैं सभी के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। यही रीजन है कि पाइथन को क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो गाइज सबसे पहले ये समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। गाइज देखिए हमारी जो आईटी इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर की दुनिया में जो लैंग्वेज अवेलेबल है वो दो टाइप की लैंग्वेज है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, ओके, और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। कितनी टाइप की लैंग्वेज अवेलेबल होती है दोस्तों, टू टाइप की। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा इसको समझते हैं। देखिए तो गाइज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाए, क्या, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाए वो कहलाती लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसान को आसानी से समझ में आए बट कंप्यूटर को समझने में दिक्कत हो वो कहलाती हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि सर लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। गाइज देखिए आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है, क्या है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज जो है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, ओके। जो बाइनरी है वो बाइनरी लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद बाइनरी के बाद एक और लैंग्वेज आई थी मार्केट में जो की थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज भी क्या था गाइस, ह्यूमन को समझने में काफी डिफिकल्ट था बट कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था। तो इस वजह से जितनी भी कंप्यूटर आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज है वो क्या कहलाती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। एग्जांपल सी हो गया, आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, राइट, डॉट नेट हो गया, उसके बाद आपका रूबी हो गया, राइट, पर्ल हो गया। ये सारी क्या है गाइज, ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, राइट। क्योंकि आपको बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का भी थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो गाइज देखिए बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वन को यूज करती है। किसको यूज करती है गाइज, जीरो एंड वन को। अगर आपको हेलो लिखना है, वेलकम लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आप क्या करेंगे, जीरो एंड वन का यूज करेंगे। उसके अलावा कोई भी अदर कैरेक्टर या कोई भी अदर क्या बोलते हैं डिजिट आपका यूज नहीं होने वाला। तो जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज थी वो सिर्फ जीरो और वन के फॉर्मेट में ही चलती थी। तो गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी जब बाइनरी लैंग्वेज यूज किया जाता था। तो सपोज आपको लिखना है विवेक, क्या लिखना गाइज, आपको यूज करना है विवेक लिखना है। तो यहाँ पर आप सर्च करें टेक्स्ट टू बाइनरी, ओके। क्या करिए, टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर है, गूगल पे आ जाइए और ये पहला वाला ही कर लो, रैपिड टेबल करके वेबसाइट है। और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख दो आप सॉरी, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए विवेक, ठीक है, और इसको कर दीजिए कन्वर्ट किस में, बाइनरी में। देखिए गाइस तो ये इतना बड़ा कोड आया, क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना था क्या, ओनली विवेक। तो अगर आपको विवेक लिखना है तो इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता। दूसरी चीज इसको समझने के लिए हमारे जो डेवलपर थे या जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले इंजीनियर्स थे उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी।
तो ये बाइनरी लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट हुई। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे जो इंजीनियर्स मार्केट में इम्प्लीमेंट करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग बैठे, उन्होंने क्या बोला, यार इसको थोड़ा इजी बनाया जाए, तो असेंबली लैंग्वेज लेके आए। तो असेंबली लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लाइक VIVE की विवेक पूरा ना लिख के VIVE और ये 0101 इस टाइप का कुछ लिख दिया। तो ये क्या बन गया, आपका असेंबली लैंग्वेज बन गया। तो गाइज ये आपका बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज था। उसके बाद मार्केट में सी लैंग्वेज आया, जावा आया, पाइथन आया, .NET, रूबी, पर्ल, पिज्जा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई मार्केट में। आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो मोर देन 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल। ठीक है, क्या है, 700 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। तो बात आती है कि फिर विवेक भाई पाइथन ही क्यों चूज करते हैं लोग, पाइथन को ही क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा और अपन समझते हैं कि पाइथन को ही क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए यहाँ पर गूगल में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखना है हमें, वेलकम टू, सॉरी हेलो वर्ल्ड लिखते हो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, देखो, तो ये आप सर्च करिए 30 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, देखिए अगर आपको सी लैंग्वेज में लिखना है तो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता था, राइट। यहाँ पर आइए, अब सी लैंग्वेज में अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है तो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे आप, तब जाके आपकी कहानी बनती थी। बात आई समझ में। चलिए, सॉरी एक सेकेंड। तो ये आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको सी के बाद यहाँ पर कोबोल है और भी लैंग्वेज है, इनमें से किसी भी लैंग्वेज का यूज करना है तो आप क्या करिए, आ जाइए यहाँ पर, देखिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जावा का ले लेता हूँ, मैं मेन लैंग्वेज ले रहा हूँ, ठीक है, सारी लैंग्वेज नहीं उठा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जावा का एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, ये पाइथन का प्रोग्राम हो गया, राइट। दिस इज योर पाइथन प्रोग्राम। और पाइथन के नीचे यहीं पर आएंगे आप तो आपको जावा का लैंग्वेज भी मिलेगा, जावा का कोड, राइट। देखिए, तो ये आपका जावा का कोड हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 3 लैंग्वेज है, ये आपका फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है ये आपका सी लैंग्वेज का कोड है, राइट। क्या गाइज, दिस इज योर सी लैंग्वेज कोड। उसके बाद ये आपका पाइथन का कोड हो गया और ये वाला जो है आपका जावा का कोड हो गया। तो गाइज आप लोग ही बताइए कि इनमें से सबसे इजी और सबसे सिंपल कौन सा है। तो गाइज सबसे इजी और सबसे सिंपल जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। तो गाइज पहला तो पाइथन लर्निंग वाइज बहुत ईजी है। कोई भी बच्चा, एक 10th क्लास के बच्चे को आप अगर पाइथन लर्न करने के लिए बोलेंगे तो वो पाइथन को ईजिली लर्न कर पाएगा। तो एक तो ये रीजन है कि मार्केट में पाइथन का यूज बढ़ा, ठीक है। दूसरी चीज, पाइथन में मोर देन 3 लाख, क्या, 3 लाख से ज्यादा क्या क्या है, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल अवेलेबल है। अब लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल क्या होता है ये आगे बात करेंगे, ठीक है। तो लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल अवेलेबल है जिनकी वजह से क्या होता है, पाइथन कहीं भी फिट हो सकती है। अगर किसी बंदे को थोड़ा बहुत भी पाइथन का नॉलेज है तो वो अपने लिए खुद का सॉफ्टवेयर बना सकता है। यही रीजन है कि मार्केट में पाइथन पॉपुलर होते चली गई, ठीक है। तो पाइथन एक तो ब्रॉड लेवल पे सपोर्टेड है, दूसरी चीज पाइथन लर्निंग वाइज इजी है, इसलिए पाइथन मार्केट में पॉपुलर होते चली गई, ठीक है। अब बात आती है कि सर डेवॉप्स के लिए ही पाइथन ही क्यों चूज कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, पाइथन को यहाँ पर क्या बोला मैंने, पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोला, पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो गाइज देखिए, पाइथन को ना आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपका सी लैंग्वेज हो गया, C# हो गया, राइट, तो इनको क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। पहले कंपाइल करेंगे तभी इनके कोड रन होंगे, अदरवाइज आप इनके कोड को रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको क्या बोलते हैं, कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। बैकएंड में वो कंपाइलिंग की प्रोसेस कर लेगा। बात आई समझ में क्या। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको बिना कंपाइल के रन कर सकते हैं, हम उनको एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं कि यार मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या नीड थी, राइट। क्या था, मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए आते हैं, मान लीजिए कि गाइज मैंने यहाँ पर बोला 2 यूजर बैठे हुए हैं, एक विवेक नाम का बंदा बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ पर रोहित नाम का बंदा बैठा हुआ है, राइट। क्या क्या, विवेक एंड रोहित, ये दोनों बंदे आपस में बात करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं सर, आपस में बात करना चाहते हैं। मान लीजिए विवेक को हिंदी लैंग्वेज आती है, क्या आता है, विवेक नो हिंदी लैंग्वेज, राइट, विवेक को हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज है। और रोहित जो है इसको सिर्फ और सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज का नॉलेज है।
तो बताइए क्या इन दोनों के बीच में आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। विवेक ने बोला खाना खा लो, उसको समझ में ही नहीं आया, वो क्या खाना खाएगा? नहीं। उसने बोला विवेक से, विवेक चलो वॉकिंग पे चलते हैं, क्या विवेक जाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बीच में कोई ना कोई एक कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, राइट? या तो विवेक उसकी लैंग्वेज जानता हो या फिर रोहित विवेक की लैंग्वेज जानता हो, तो ही इन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट? तो सेम चीज गाइज यहाँ पर भी होता है। मुझे हिंदी आती है, कंप्यूटर को हिंदी नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती। तो कंप्यूटर जो है भाई साहब, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जानता है, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। क्या है? कंप्यूटर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है। तो गाइज जो भी आपके प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर हमारा जावा पाइथन ये कहाँ गया? तो भैया पहले बात तो सुने। पहले क्या होता था कि आप कोई भी कोड लिखते थे, ठीक है, तो बाइनरी में डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि सर मैं यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोड लिखूं और जावा लैंग्वेज का कोड रन करूं, तो डायरेक्ट रन नहीं होता, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। सेम चीज आपको सी लैंग्वेज में होता है, सेम चीज पाइथन में होता है, बट पाइथन में कंपाइल नहीं करना पड़ता, बस इतना सा आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहीं एक सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। चलिए, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था अर्जेंट, राइट? तो यहाँ पर आपका क्या, बाइनरी लैंग्वेज में डायरेक्ट आप कोड लिखेंगे तो रन हो जाएगा। बट अगर जावा में लिख रहे हैं, आप पाइथन में लिख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है गाइस? तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। क्या करते हैं? ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो वो ट्रांसलेटर जो होता है एक्चुअल में वो आपका कंपाइलर कहलाता है। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग क्या होती है। देखिए गाइस, ये आपका डेवलपर बैठा हुआ है सिस्टम लेकर, राइट? डेवलपर यहाँ पर क्या करेगा? सी लैंग्वेज का कोड लिख देगा, राइट? मैंने एग्जांपल लिया, उसने लिख दिया वेलकम टू पाइथन। परफेक्ट, उसने लिख दिया वेलकम टू पाइथन। अब ये कोड क्या कंप्यूटर के समझ में आएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ट्रांसलेट। तो गाइस ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा वे ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो होता है गाइस, यहाँ पर हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं हमारा कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका कोड होगा कंपाइल। तो जैसे यहाँ से आपने कोड को बैठ के क्या किया? कंपाइल किया। तो यहाँ पर ये आपका कंपाइलर है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपना अपना खुद का कंपाइलर होता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है? आपके इस कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बाइनरी कोड में, ठीक है। कई लोग इसे बाइनरी कोड भी बोलते हैं या फिर कई लोग इसे मशीन कोड भी बोलते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मशीन कोड बोलो या बाइनरी कोड बोलो, बातें की। जैसे ही आपने कंपाइलर से कंपाइल किया, यहाँ पर क्या होगा? जनरेट होके आ जाता है आपका मशीन कोड। क्या होगा? जनरेट होके आ जाएगा गाइज आपका मशीन कोड। बात ही समझ, मशीन कोड मैंने बोला इसका मतलब क्या? बाइनरी कोड, राइट? तो यहाँ पर आपके पास आ गया बाइनरी कोड जनरेट होकर। तो गाइज ये बाइनरी कोड जो आपके पास आया है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा? क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सभी के लिए अलग अलग होता है। लाइक अगर आप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना चाहते हो डॉट एपीके चलता है। अगर आप विंडोज के लिए यूज करना चाहते हो डॉट ईएक्सी चलता है, राइट? इसी तरीके से अगर आप रेडिट पे यूज करना चाहते हो तो डॉट आरपीएम चलता है। अगर आप उबंटू पे यूज करना चाहते हो तो डॉट डेबियन चलता है, राइट? तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास तो अलग अलग प्लेटफॉर्म की मशीन्स होती हैं, मशीन बोले तो कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा विंडोज है, दूसरा लिनक्स है, तीसरा मैक है, राइट? तो इनमें से किस पे चलेगा? ये किसका कोड की बात कर रहे हैं हम लोग? सी के कोड, सी लैंग्वेज के कोड की, राइट? तो मैंने बोला ये मेरा विंडोज का मशीन हो गया, दिस इज माई लिनक्स मशीन, राइट? एंड ये मेरा जो है ये क्या हो गया? मेरा उबंटू का मशीन हो गया। तो गाइज यहाँ पर जो आपका बाइनरी कोड जनरेट हो गया है वो किस लैंग्वेज, सॉरी किस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेगा, किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा? तो गाइज ये उसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा जिस प्लेटफॉर्म का आपने कंपाइलर यूज किया है। अगर आपने कंपाइलर लिया है विंडोज वाला तो विंडोज वाले मशीन पे चलेगा। अगर आपने कंपाइलर लिया लिनक्स का तो ये लिनक्स वाले मशीन पे चलेगा। अगर आपने उबंटू का लिया है तो उबंटू पे चलेगा, या फिर आपने मैक का लिया है तो यहाँ पर मैक पे चलेगा। बात ही समझ में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। प्रॉब्लम क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंड हो जा रहा था। मतलब अगर आपने कंपाइलर लिया विंडोज का तो ये कोड विंडोज पे चलेगा। अगर आपने कंपाइलर लिया लिनक्स का तो लिनक्स पे चलेगा। अगर आपने कंपाइलर लिया मैक का तो मैक पे चलेगा। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ओबीएस, राइट? जो कि क्या है? आपका एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है।
तो मैंने बोला कि यार मैं ओबीएस यूज कर रहा हूँ, तो क्या ओबीएस सिर्फ विंडोज के लिए है? नहीं, मैक पे भी अवेलेबल है, लिनक्स पे भी अवेलेबल। तो देखा जाए तो कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर बनाया जाता है तो उसको किस पर्पज से बनाया जाता है? उसको ये देखते हुए बनाया जाता है कि हमारा यूजर क्या, कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है, राइट? तो देखो विंडोज पे भी यूजर बैठे हुए हैं, लिनक्स पे भी बैठे हुए हैं, मैक पे भी बैठे हुए हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी जगह क्या है, हमारे यूजर्स बैठे हुए हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमें विंडोज वाला भी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, लिनक्स का और मैक का, तीनों का अवेलेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर हमारे डेवलपर को कोडिंग में चेंजेस करेगा, फिर कंपाइल करेगा, फिर बाइनरी कोड जनरेट होगा, फिर सपोर्ट करेगा। अब कई बार क्या होता है कि यार कंपाइलर ना पूरा कोड अलग समझता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का कंपाइलर अलग अलग कोड समझता है। तो कई बार विंडोज वाला कोड होता है आधा यूज हो जाता है लिनक्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपाइलर बोलता है यार मैं एक सिंटेक्स भी नहीं समझ सकता, इसका पूरा सिंटेक्स मेरे अकॉर्डिंग लिखो। तो अलग अलग कंपाइलर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग सिंटेक्स लिखे जाते हैं। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आपका जब पाइथन प्रोग्रामिंग आया, जावा प्रोग्रामिंग आया, इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को कर दिया मार्केट से खत्म। कैसे? देखो ये आपका कोड लिखा है यहाँ पर, वेलकम टू पाइथन। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ना भाई साहब, इस कोड को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इन्होंने यहाँ पर लिखा, लिखने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंपाइल का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक चीज नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता कि भाई साहब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कोड जो है वो कंपाइलिंग होता है या नहीं होता। गाइस देखो बैकएंड में कोड कंपाइल होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोड कंपाइलिंग का प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कंपाइलर रखा, कंपाइलर में आप कोड रन करोगे, सॉरी कोड को कंपाइल करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कोड कंपाइल होने का डायरेक्ट बाइनरी कोड बोले थे, मशीन कोड जनरेट करके दे रहा था। पाइथन में ऐसा नहीं होगा, जावा में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपने कंपाइलर का यूज किया तो कोड कंपाइल तो होगा, बट उसके बाद ये क्या करेगा, बाइट कोड जनरेट करके देगा। क्या जनरेट करके देगा भाई साहब? बाइट कोड जनरेट करके देगा यहाँ पर, ठीक है? क्या देगा? बाइट कोड। ध्यान से समझिएगा। तो इसने दे दिया बाइट कोड। तो देखो बाइट कोड जो होता है वो जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि विवेक सर ये बाइट कोड किसके समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि हमारे जो सिस्टम होते हैं वो या तो बाइनरी कोड को समझते हैं या मशीन कोड को समझते हैं, जो कि एक ही है, राइट? तो बाइनरी कोड और मशीन कोड को समझते हैं, तो फिर ये बाइट कोड को कौन समझेगा? तो भाई साहब देखो, बाइट कोड को समझने के लिए जावा के पास जेबीएम होता है, पाइथन के पास पीबीएम होता है, ठीक है? क्या होता है? जावा के पास जेबीएम होता है, पाइथन के पास पीबीएम होता है। तो ये आपके पास बाइट कोड आया, ये बाइट कोड क्या होगा आपके पीबीएम पे, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीबीएम का फुल फॉर्म होता है गाइस पाइथन वर्चुअल मशीन। मैं लिख देता हूं पीबीएम, दैट मीन्स पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट? तो आपका यहाँ पर पाइथन वर्चुअल मशीन होगा, ये बाइट कोड की एक एक लाइन को रीड करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में। किसमें कन्वर्ट करेगा भाई साहब? मशीन कोड में। अब यहाँ पर आपके पास जनरेट होके आएगा क्या, बाइनरी कोड बोले तो मशीन कोड। अब ये मशीन कोड जो है आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपने विंडोज वाला लिया तो विंडोज पे आएगा, अगर आपने लिनक्स का लिया तो लिनक्स पे आएगा, और अगर आपने मैक लिया तो मैक पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पीवीएम क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड का मतलब क्या, बाइनरी कोड, राइट? तो बाइनरी में ये कोड आपके पास आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से जो है तो पाइथन एक नया फीचर प्रोवाइड करवाता है, जो कि क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो सी लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन क्या है, पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म, या फिर आप इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता है, ये आपका मशीन कोड जनरेट करेगा और वो मशीन कोड आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज ये बाइट कोड जो है आपका सभी के लिए कॉमन होता है। बात आई समझ में क्या, ठीक है? तो ये भाई साहब आपका पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो इसी कारण से पाइथन जो है तो और ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो चुकी है, राइट? तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि पाइथन एक और एडवांस फीचर प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है सर? पाइथन एक और एडवांस फीचर प्रोवाइड करवाता है, जो कि क्या है आपका, पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। क्या बोला मैंने, पाइथन इज एक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए
आपका जो भी कोई भी यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, नेटफ्लिक्स का ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन बनते हैं वो कभी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके नहीं बन सकते। क्यों? उसका रीजन ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप एक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो एक हर प्रोग्रामिंग का अपना खुद का कुछ ना कुछ फीचर होता है। तो मैंने बोला कि अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हो तो सी लैंग्वेज एज कंपेयर टू पाइथन एंड जावा फास्ट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के मामले में तो जावा को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। जावा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है जब आप एप्लीकेशन डिजाइनिंग करते हो। इसी तरीके से अगर मैं लर्निंग वाइज बोलूँ या फीचर के अकॉर्डिंग बोलूँ तो पाइथन बहुत बेस्ट है, राइट? तो सभी का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन बोलता है कि भाई अगर आपको सी लैंग्वेज यूज करना, जावा यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, आपको कोई अदर प्रोग्रामिंग यूज नहीं करना है, आप क्या करो, मेरे पाइथन के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल हैं, आप उनका यूज करिए। तो यहाँ पर एक होता है सी पाइथन जो कि ओरिजिनल पाइथन है, ठीक है। उसके बाद होता है जाइथन, जाइथन बोले तो जावा वाला पाइथन। नेक्स्ट आता है पाईपाई जो कि क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं, तो आप इनका यूज करके भी पाइथन का बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं थोड़ा सा मेरे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि पाइथन जो है तो कैसे अलग अलग फील्ड पे यूज की जाती है। देखिए, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि पाइथन को बनाने वाला बंदा कौन था। तो गाइस देखो, पाइथन को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था गुइडो वैन रोशम। क्या था? गुइडो वैन रोशम। तो ये मैंने हाईलाइट किया। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इन्होंने बनाया था, 1991 में डेवलप किया था। तो गाइस प्रॉब्लम क्या थी कि ये जब काम करते थे अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, कौन? गुइडो वैन रोशम जी। तो ये सी लैंग्वेज पे काम किया करते थे, तो सी लैंग्वेज में रोज इनको वही वही रिपीटेड काम बहुत बार करना पड़ता था। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, पाइथन लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। इसमें इन्होंने क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया कि कोई भी रिपीटेड काम करना है आपको तो आप उसे बार बार मत करिए, एज अ एक फंक्शन बना के रख दिया इन्होंने, और उस फंक्शन का आप यूज करके अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, राइट? तो गाइज एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, आपकी जो पाइथन है वो हर फील्ड के लिए यूजफुल हो सकती है। आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, डेवऑप्स, डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग, इन सभी के लिए आपका क्या है, पाइथन यूजफुल है। बात ही समझ में। नेक्स्ट, पाइथन की थोड़ी सी वर्किंग प्रोसेस के बारे में मैंने बात किया था, जो कि वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि पाइथन जो है आपका वो क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है। एक चीज मैं यहाँ पर स्किप कर गया था, बता देता हूँ, आ जाइए वापस। तो गाइस देखिए, यहाँ पर कंपाइलिंग होने के बाद पाइथन क्या करता है, डायरेक्ट पाइथन बोल रहा हूँ, सी लैंग्वेज क्या करता है, डायरेक्ट बाइनरी कोड जनरेट कर देता है। बट पाइथन में क्या होता है, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट होता है, और बाइट कोड के बाद ये आपका पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, मशीन कोड पे रीड करता है, और मशीन कोड पे कन्वर्ट करने के बाद ही ये आपके प्लेटफॉर्म पे रन होता है, राइट? तो गाइज ये जो आपका बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेट प्रोसेस। बात आई समझ में? कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है अगर कि इंटरप्रेट की प्रोसेस क्या है, तो आप इसको इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ। पाइथन जो है वो एक क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पाइथन का कोड पहले से कंपाइल्ड नहीं होता। जब हम कोड रन करते हैं तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, इंटरप्रेट की जब स्क्रिप्ट को आप रन करते हो तो क्या होता है, यह इंटरप्रेटर की प्रोसेस से होके गुजरता है। इसका मतलब क्या है कि एक एक लाइन को रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, राइट? नेक्स्ट, सोर्स कोड, ये क्या होता है, आपका प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। दूसरा आता है बाइट कोड, फिर पाइथन वर्चुअल मशीन, और उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, इसको समझाता हूँ। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दोस्तों, आप लोग कभी भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, अगर वो यूज नहीं हो रही है तो पाइथन क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के पास भेज देता है। अब ये गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है, कचरे को साफ करना, सिंपल सा फंडा और कोई नहीं, राइट? चलिए, तो ये आपके एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट, पाइथन के फीचर की अगर मैं बात करूं तो पाइथन देखो सिंपल एंड रीडेबल। पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो इंग्लिश के जैसा होता है, बहुत ही इजीली और अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेबल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो गाइज पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल अवेलेबल है जो कि क्या करता है, फंक्शन या उनको प्रोवाइड करवाता है, तो जिनका यूज करके आप डेटा साइंस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज कर सकते हैं, फुल स्टैक के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हैं, एआई मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये पाइथन आपकी बहुत ब्रॉड लेवल पे है।
राइट। तो आई होप कि ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि पाइथन क्या है, किसने बनाया। राइट। तो पाइथन को बनाने वाले सर का नाम क्या था? गुइडो वैन रोसम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या था? गुइडो वैन रोसम। राइट। तो इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि पाइथन को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है? तो भाई साहब उसका नाम है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है। तो पाइथन के जो भी नए वर्जन आते हैं, जो भी नए नए इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, वो सारी की सारी चीजें कौन करता है? पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। दूसरी चीज, पाइथन जो है वो क्या है? ओपन सोर्स है। पाइथन इज ओपन सोर्स। तो पाइथन ओपन सोर्स है, इसका मतलब क्या? कोई भी बंदा इसके कोड को डाउनलोड करके मॉडिफाई करके यूज कर सकता है। ठीक है। तो पाइथन जो है वो आपका डोनेशन पे काम करता है। आप लोग पाइथन को जो डोनेशन देते हैं, पाइथन उसी के बेसिस पे काम कर रहा है। पाइथन जो पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, वो उस डोनेशन का ही यूज कर करके नई नई चीजें मार्केट में प्रोवाइड करवा रहा है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन का डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। इसमें 100 से 150 के बीच लेक्चर बनेंगे। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।